दोस्तों अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रात बची है, यही अंतिम रात। आज की इस वीडियो में 25 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो प्रश्न आपको बताएंगे वो 5 नंबर वाले प्रश्न होंगे और इनके आने के 100% चांस है यूपी बोर्ड 2022 में, यानी कल आपसे यही सब पूछा जाएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए बिना समय गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो प्रश्न आपको बताएंगे वो भी आंसर के साथ बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, आपसे पूछा जा सकता है लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए। ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको 2.5 नंबर इसके लिए और 2.5 नंबर 5 नंबर का ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और देखिए मानव में लिंग निर्धारण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सालों से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है और अब की बार भी 99% चांस है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है इसके पूछे जाने के। ठीक है, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। आज की इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन के साथ सब कुछ बताया जाएगा। और देखिए जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए, परिवार नियोजन की विधियां, ये सब इन सब का आपको वर्णन करना होगा। इसके लिए भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे अगर आप सही से लिखोगे तब। ठीक है, और देखिए डेंगू बुखार, कैंसर, तंबाकू और ड्रग, इन सब पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। डेंगू बुखार वेरी इंपॉर्टेंट है, कैंसर भी वेरी इंपॉर्टेंट है और तंबाकू और ड्रग ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इन सबको आपको बारी बारी से समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दोस्तों इसमें आपको लिखना है इस क्रिया के अंतर्गत परागकोश तथा परागकणों का परिवर्धन होता है। एक तरुण परागकोश की अनुपरस्थ काट देखने पर पता चलता है, यानी ये जो लघु बीजाणु होता है एक तरुण परागकोश की अनुपरस्थ काट को देखने पर ही पता चलता है कि वह विभोजितकीय कोशिकाओं का एक समूह होता है जो बाह्य त्वचा द्वारा घिरा होता है। लघु बीजाणु एक कोशिका का समूह होता है जो बाह्य त्वचा द्वारा घिरा होता है। ठीक है, आगे देखिए बाह्य त्वचा के नीचे अधोस्तरीय कोशिकाएं अपने दीर्घाकार स्पष्ट केंद्रक व गाढ़े जीवद्रव्य की उपस्थिति के कारण अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है तथा इन्हें परपसु कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, और देखिए प्रत्येक परपसु कोशिकाएं परिणत विभाजन की सहायता से विभाजित होकर यानी बंटकर बाहर की ओर एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा भीतर की ओर एक प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिकाएं का निर्माण करती हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है लघु बीजाणु जनन में। उसके बाद आगे देखिए आपको क्या लिखना है, गुरु बीजाणु जनन। उसके बाद आता है गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, देखिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, देखिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया ही गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, और देखिए इस प्रक्रिया में बीजांडकाय अर्धसूत्री कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिका से भिन्न हो जाती है जिसे प्राथमिक परपसु कोशिका कहते हैं। ठीक है, देखिए इस कोशिका का कोशिका द्रव्य सघन एवं केंद्रक अधिक स्पष्ट होता है जो परिणत विभाजन करके बाहर की ओर प्रारंभिक भित्तीय कोशिका तथा अंदर की ओर गुरु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, इतना आपको लिखना है गुरु बीजाणु जनन में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है मानव में लिंग निर्धारण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसे भी आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए आपको हेडिंग डाला है मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, इसमें आपको लिखना है माता पिता, इसने आपको लिंग निर्धारण, देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा लिंग निर्धारण क्या होता है। ऐसी प्रक्रिया जिससे ये पता चल सके कि होने वाला जो संतति होगा वह नर होगा या फिर मादा, यही होता है लिंग निर्धारण। ठीक है, तो देख लीजिए मानव में लिंग निर्धारण, इसमें आपको लिखना है माता पिता से संतान जो लिंग गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, माता पिता से संतान को जो लिंग गुणसूत्र प्राप्त होते हैं उसका निर्धारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में
निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। यानी माता पिता से संतान को जो गुणसूत्र मिलता है उसी गुणसूत्र के आधार पर मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, देखिए पुरुषों एवं स्त्रियों के लैंगिक जनन के दौरान युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। स्त्रियों के जनन अंडाशय होते हैं, इनमें होने वाले युग्मक जनन को अंड जनन कहते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है। और देखिए जिसके फलस्वरूप बनी युग्मक कोशिकाएं अंडाणु कहलाती हैं। और देखिए अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित होने के कारण प्रत्येक अंडाणु में 22 दैहिक गुणसूत्र एक यक्ष लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, अतः इसे 22A+ यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। अंडाणुओं में लिंग गुणसूत्र की समानता के कारण स्त्रियां समयुग्मकी कहलाती हैं। तो इतना आपको लिखना है मानव में लिंग गुणसूत्र। ठीक है, और देखिए पुरुष में जनन विषण होते हैं, इनमें होने वाले युग्मक जनन को शुक्र जनन कहते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको नई लाइन से लिख देना है कि मनुष्य के गुणसूत्रों से यह पता लगाया जा सकता है कि होने वाला जो संतति होगा वह नर होगा या मादा। इसी को कहा जाता है लिंग निर्धारण। ठीक है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण को इसी तरह कहा जाता है। ठीक है, और देखिए उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण ए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसे भी आपको बता देते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में आपको क्या लिखना है। ठीक है दोस्तों, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण का कोई उपाय लिखिए। ठीक है, तो उपाय में आपको लिखना होगा जनसंख्या नियंत्रण, आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, देख लीजिए कितना आपको लिखना है। जनसंख्या वृद्धि किसी देश की प्रगति पर अंकुश लगा देता है, यानी किसी देश के विकास में बाधा डाल देता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे स्रोतों पर पड़ता है। ठीक है, मानव के लिए सभी व्यक्तियों को आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी लाना अति आवश्यक है। इतना आपको लिखना है जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण। अब इसके उपाय आपको लिख लेना है। ठीक है, तो उपाय में आपको लिखना है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रमुख उपाय निम्नलिखित, जैसे कानूनी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, आर्थिक स्थिति में सुधार, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना, और देखिए परिवार नियोजन। इतना सब आपको लिख देना है। उसके बाद इसकी हेडिंग डाल कर आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है। जैसे देख लीजिए जनसंख्या नियंत्रण हेतु संविधान में कठोर कानूनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे संविधान के 42वें संशोधन वर्ष 1976 में संसद और विधानसभाओं को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अतः राज्य सरकारों को परिवार को सीमित रखने संबंधी कानून बनाने चाहिए। इतना आपको लिख देना है। ठीक है, और देखिए शिक्षा व्यवस्था में आपको लिखना है जनसंख्या वृद्धि रोकने तथा परिवार को सीमित करने के संबंध में जनता को शिक्षित करने के कार्यक्रम में तेजी लानी चाहिए। यानी जब जनता शिक्षित होगी तभी वह समझेगी कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में लाना चाहिए। ठीक है, इतना आपको लिखना है शिक्षा व्यवस्था में। और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहिए। लोगों को समय पर उचित रोजगार अथवा व्यवसाय मिलने चाहिए, जिससे आर्थिक स्तर में सुधार हो सके, ताकि वे शिक्षित होकर जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसानों को समझ सके। जब आर्थिक स्थिति सही होगी तभी वह पढ़ लिख सकेंगे, तभी वह समझ सकेंगे कि जनसंख्या वृद्धि को रोकना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना। ठीक है, और आगे फिर महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आता है, डेंगू बुखार, कैंसर, तंबाकू और ड्रग। इस सबको आपको बताना है कि डेंगू बुखार कैसे होता है, कैंसर कैसे होता है, तंबाकू क्या होता है और ड्रग कैसे होता है। इन सबको आपको बताना है। चलिए उन्हें भी हम बता देते हैं। डेंगू बुखार आपको हेडिंग डालनी है। उसके बाद लिखना है डेंगू बुखार डेंगू विषाणु के कारण होता है, यानी डेंगू बुखार में जो विषाणु होता है वह डेंगू विषाणु होता है। और देखिए संक्रमण आपको हेडिंग डालना है, यह रोग इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, यह रोग मच्छर की एक प्रजाति एडीज एजिप्टाई द्वारा फैलता है। इतना आपको लिख देना है। और देखिए लक्षण आपको लिखना है कि कैसे पता चले कि किसी को डेंगू हो चुका है। ठीक है, डेंगू बुखार या डेंगू हीमोरेजिक बुखार एक खतरनाक रोग है। इस रोग के लक्षणों में उच्च बुखार यानी तेज बुखार होता है, गंभीर अग्र सिर दर्द और ज्यादा सिर दर्द करता है, नेत्रों के पीछे दर्द और आंखों के पीछे दर्द होता है, पेशियों और संधियों का दर्द, यानी जो पेशियां होती हैं आपकी, जैसे पेशियां हाथ की पेशियां हो गई, उस सब में दर्द होता है। भूख ना लगना, भूख आपको नहीं लगती इसमें। और देखिए सीने और अग्रपादों के आगे कनफड़े
कनफड़े मीजल्स के समान चकत्ते पड़ना, यानी जो आपके सीने होते हैं और अग्रपाद यानी सीने में जो सीने के स्किन पर आपको चकत्ते पड़ जाते हैं। जी मिचलाना यानी आपका जो जी मिचलाना मतलब होता है आपका मतलब जी अच्छा नहीं रहता, ठीक है। और देखिए वमन होना यानी बहुत ही खराब लगने लगता है, कुछ भी आपको खाने में अच्छा नहीं लगता। देखिए रक्त स्राव आदि सम्मिलित हैं और रक्त खून का बहना भी इसमें शामिल है, ठीक है। और देखिए डेंगू के परीक्षण कैसे होते हैं, किस तरह का टेस्ट कराने से पता चलता है कि डेंगू हो गया है या नहीं। पहला डेंगू परीक्षण में पहला तो है एलिसा और ये हेसे और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इन तीनों में से कोई एक करा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेंगू है या फिर नहीं। अब देखिए इसका रोकथाम आपको लिखना है, रोकथाम बहुत जरूरी है। देखिए डेंगू की रोकथाम सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मच्छरों के प्रजनन की जगहों का नियंत्रण या उन्हें खत्म कर देना चाहिए। जहां पर मच्छर पैदा होते हैं उन जगहों को खत्म कर देना चाहिए। और देखिए अंधेरे तथा नमी वाले स्थानों पर कीटनाशकों DDT का छिड़काव किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना सारा ये सब आपको लिख देना है कि अपने आसपास में साफ सफाई रखना चाहिए, मच्छर जहां पर इकट्ठा होते हैं वहां पर दवाई का छिड़काव करना चाहिए, ये सब आपको लिख देना। और देखिए डेंगू बुखार की कोई विशेष प्रतिजैविक औषधि नहीं है, यानी इसमें कोई दवाई अभी तक विशेष दवा नहीं बन पाई है। बुखार के मामले में बुखार के समय पैरासीटामॉल ली जा सकती है, किंतु एस्पिरिन का भी उपयोग में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एस्पिरिन जो है वह कभी भी उपयोग में नहीं लेनी चाहिए अगर आपको डेंगू बुखार है, ठीक है। और देखिए चिकनगुनिया भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी एक विषाणु रोग होता है, चिकनगुनिया विषाणु रोग होता है। इसका संक्रमण मच्छर की प्रजाति एडिस एजिप्टी के काटने के फलस्वरूप होता है। यही चिकनगुनिया भी डेंगू बुखार की तरह है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए उसके बाद देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैंसर क्या होता है इसको आपको लिखना है। देखिए कैंसर मानव के भयंकर रोगों में से एक है, या विश्व भर में मृत्यु का प्रमुख कारण है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज़्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, यानी कैंसर के मरीज होते हैं हर साल भारत में 10 लाख से ज़्यादा लोग, ठीक है। और देखिए इससे बड़ी संख्या में मर जाते हैं, और इससे भी बड़ी संख्या में मर जाते हैं कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजित होना ही कैंसर है। देखिए कोशिकाओं का जो कोशिका होती हैं वह असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजित यानी बढ़ जाती हैं, जो कैंसर का रूप ले लेती हैं, ठीक है। उसी को कहा जाता है कैंसर। और देखिए कैंसर कोशिकाएं अपने आसपास के ऊतकों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य के अंग होते हैं उन अंगों पर वह आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं, और यह कोशिकाएं अपने असामान्य वृद्धि करके धीरे धीरे गांठों का रूप धारण कर लेती हैं। यानी जो कोशिकाएं होती हैं या वृद्धि करके धीरे धीरे गांठ बन जाती है, जिससे उसे नष्ट करना असंभव हो जाता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यही लिखना है आपको कैंसर में। अब देखिए अर्बुद के प्रकार, निम्नलिखित 2 प्रकार होते हैं जो कैंसर के कारण होता है अर्बुद, उसके निम्न प्रकार होते हैं। देखिए ये अर्बुद अपनी उत्पत्ति के स्थान पर सीमित रहता है तथा शरीर के दूसरे भाग या आसपास के ऊतकों में नहीं फैलता, तो इसीलिए इसे सुदम अर्बुद कहा जाता है। इस कारण इन्हें नॉन मैलिग्नेंट अर्बुद भी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में आपको लिखना है पेशीय अर्बुद, मायोमा, अस्थि अर्बुद, ऑस्टियोमा अर्बुद, लिम्फोमा, ठीक है। तो लिम्फोमा, तो इतना आपको लिख देना सुदम अर्बुद में। और देखिए दुर्दम अर्बुद क्या होता है, यह पहले धीरे धीरे वृद्धि करता है, इस समय इसके अलेख, ठीक है, पहले यह धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, यह सुप्त अवस्था कहलाती है, ठीक है। इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखते, तो इसीलिए इसे सुप्त अवस्था कहा जाता है। और देखिए बाद में अर्बुद तीव्रता से वृद्धि करता है और कैंसर कोशिकाओं समृद्धि से दूरी चली जाती है। यह रुधिर तथा लसिका में प्रवेश कर जाता है, जिससे कभी कभी शरीर में अन्य स्थानों की ओर प्रव्रजन कर जाती है, और वहां पर यह कैंसर कोशिकाएं लगातार वृद्धि करती हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। और देखिए कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, पहला प्रकार तो है कार्सिनोमास, सार्कोमास, अति श्वेत कोशिका रुधिरता, लसिका निहित, तो इतना आप लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए तंबाकू क्या है, तंबाकू को तो बताने की जरूरत नहीं, इसको सब जानते हैं। देखिए तंबाकू का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में रेड इंडियंस द्वारा किया गया था, ठीक है। सामान्यतः लोग तंबाकू का उपयोग सिगरेट, बीड़ी, हुक्के, पान आदि के माध्यम से अथवा चबा कर करते हैं, तो इतना आपको लिख देना है तंबाकू में। अब देखिए उसके बाद आपको लिखना है तंबाकू के दुष्प्रभाव को रोकने हेतु प्रतिवर्ष एक
31 मई को विश्व तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। तो इतना आपको लिख देना तंबाकू में। अब देखिए तंबाकू के सेवन से निम्नलिखित दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, तो इतना आपको लिख देना। अब देखिए पहला क्या दुष्प्रभाव है, अधिक तंबाकू के प्रयोग से धमनियों की भित्ति मोटी एवं दृढ़ होकर सिकुड़ जाती है, ठीक है। हृदय गति की दर बढ़ जाती है, इससे उच्च रुधिर चाप एवं एड्स संबंधी रोग की संभावना बढ़ जाती है, यानी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं तंबाकू की वजह से। और देखिए तंबाकू में उपस्थित निकोटीन गले व फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिसके फलस्वरूप फेफड़े दुर्बल हो जाते हैं और बाद में दमा, तपेदिक आदि रोग हो जाते हैं। और देखिए तंबाकू धूम्रपान के सेवन से पाचन शक्ति क्षीण होना, कब्ज, गैस बनना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और देखिए धूम्रपान या तंबाकू चबाने से मुंह, गले या फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, तो धूम्रपान से हमें बचना चाहिए, यही सब आपको लिख देना। और ये अल्कोहल, शराब ये भी आप तैयार कर सकते हैं। और आगे देखिए ड्रग आपको तैयार करना। ड्रग में आपको क्या लिखना है कि यौना अवस्था मानव की वह आयु अवस्था है जिसके दौरान मानव का शरीर समाज में सहभागिता हेतु संपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, यानी समाज के हर कार्य में मानव भाग ले सकता है, उसी को यौना अवस्था कहते हैं, ठीक है। उम्र लगभग 12 से 18 वर्ष के बीच होती है, यह बचपन और प्रौढ़ता के मध्य की कड़ी है, जो मानसिक, लैंगिक, मनोवैज्ञानिक विकास हेतु एक महत्वपूर्ण समय होता है। इस अवधि में मानव शारीरिक रूप से आक्रामक, आकर्षक और उत्तेजित रहना चाहता है, ठीक है। इतना आपको लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है, यौन अवस्था में मानव को इस बात की गलतफहमी हो जाती है कि नशीले पदार्थ और अल्कोहल लेने से वह अधिक प्रगतिशील दिखेंगे, जिससे उनमें इसके सेवन की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। और आपको लिखना है ड्रग से, नशीले पदार्थ से बहुत से नुकसान हो जाते हैं, जिससे पागलपन भी हो जाता है और कैंसर की भी बीमारी हो जाती है। और इसके कारण आपको लिख देना है इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं, ठीक है, वो आपको लिख देना। जैसे नशीले पदार्थ, अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद करने पर कुछ अप्रिय विशिष्ट लक्षणों द्वारा प्रकट होती है, ठीक है। तो इन्हें जो अल्कोहल, नशीले पदार्थ लेते हैं, उन्हें अचानक अगर बंद कर दिया जाए तो भी बहुत खतरा हो जाता है। जैसे चिंता और बेचैनी होना, तेज पसीना आना, शरीर में कंपन होना, अनिद्रा और मांसपेशियों में अनियमित खिंचाव होना, दुर्बलता, असहायपन, गला सूखना आदि इतने हो सकते हैं नशीले ड्रग को छोड़ने से जो होते हैं, ठीक है, इन्हें एकाएक छोड़ने से। और इन्हें अगर धीरे धीरे छोड़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए यौन अवस्था में, ठीक है। यौन अवस्था यानी जो किशोर युवक होते हैं उन सबको इन चीज़ों से, युवावस्था को इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ये जो चीज़ें, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमने बताया है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, यही कल की बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।